नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों को एमएसपी नहीं मिला तो दे देंगे इस्तीफा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिसके बाद हरियाणा में गिर सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों के समर्थन में उतरे हरियाणा के सरपंच, 15 सरपंचों ने दे दिया इस्तीफा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 12 घंटे की हड़ताल पर डॉक्टर्स सरकार के इस फैसले का कर रहे हैं विरोध। तो दोस्तों, किसान ही नहीं, डॉक्टर भी 12 घंटे के विरोध पे जा चुके हैं और सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों और डॉक्टरों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों को एमएसपी नहीं मिला तो दूंगा इस्तीफा। हरियाणा की भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बोले। जी हां दोस्तों, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चल रहे गतिरोध पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनके लिए हमेशा किसान पहले है। चौटाला ने कहा कि अगर किसान को उसकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है तो वे इस्तीफा देने वालों में सबसे पहले होंगे। मीडिया से बात करते हुए चौटाला ने कहा कि केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए किसानों को लिखकर देने को राजी हो गया है। चौटाला ने कहा कि किसान संगठनों की सरकार से लगातार बातचीत जारी है, ऐसे में जल्द ही समस्या का समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक वे सरकार में हैं, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात जरूर उठाएंगे और आश्वस्त करेंगे कि किसानों को उनकी फसल के लिए एमएसपी मिलती रहे। विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की चौटाला मंत्री पद से चिपके हुए हैं, पर दुष्यंत ने कहा कि जब तक वे सत्ता में हैं, तब तक किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने का काम करते रहेंगे। जिस दिन वे ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं रह जाएंगे तो इस्तीफा दे देंगे। चौटाला ने कहा कि वे इस्तीफा देने वालों में सबसे पहले होंगे। चौटाला ने कहा कि हम किसानों से रिकॉर्ड स्तर पर बाजरे की फसल खरीद रहे हैं और अधिकारियों को और अधिक फसल खरीदने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि किसानों को फसल का उचित दाम मिले। विपक्ष के हमले पर चौटाला ने कहा कि लगता है विपक्ष को सबसे ज्यादा मेरी पड़ी है। किसानों को उनकी फसल का दाम तब तक नहीं मिलता रहेगा जब तक कि उनका कोई प्रतिनिधि सरकार में है। मैं किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर सरकार में हूँ। हरियाणा सरकार लगातार केंद्र को लगातार मामले में सलाह देने का काम कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में उतरे हरियाणा के सरपंच 15 ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के कैथल जिले के हल्के कलायत में किसान आंदोलन ने रंग पकड़ लिया है। ये राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी भाजपा किसानों को खुश करने और कृषि कानूनों के विषय में समझाने में असमर्थ रही है। ताजा घटनाक्रम में किसानों को खुला समर्थन देते हुए खंड के कुल 29 सरपंचों में से 14 ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। पद छोड़ने वालों में सरपंच संगठन के प्रधान कर्मवीर कोलेखा भी शामिल हैं। जनप्रतिनिधि गहन मंत्रणा के बाद उपमंडल कार्यालय पहुंचे और एसडीएम कार्यालय अधीक्षक सावित्री देवी के माध्यम से त्याग पत्र सौंपा। मटौर गांव के सरपंच पृथ्वी सिंह पहले ही बीडीपीओ के पद से त्याग पत्र दे चुके हैं। इस तरह पद छोड़ने वालों की संख्या 15 तक पहुंच गई है। 14 सरपंच अब भी पद पर बने हैं। सोमवार को सभी सरपंचों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र देने बारे बैठक बुलाई थी। इसमें 10 सितंबर को इस संदर्भ में निर्णय लेने की राय बनी थी, लेकिन तय तिथि पर 28 की बजाय 14 सरपंचों ने ही पद त्यागने की घोषणा की। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 12 घंटे की हड़ताल पर डॉक्टर्स सरकार के इस फैसले का कर रहे हैं विरोध। जी हां दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। आईएमए की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी गैर आपातकालीन और गैर कोविड मेडिकल सेवाएं ठप रहेंगी। हालांकि इस दौरान सभी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। सभी आपातकालीन सेवाओं की तरह कोविड अस्पताल, आईसीयू, दुर्घटना और मैटरनिटी होम्स और नवजात आईसीयू हमेशा की तरह काम करेगा। आईएमए का भी दावा है कि हड़ताल की वजह से ना ही कोरोना मरीजों का इलाज प्रभावित होगा और ना ही आपातकालीन सेवाओं पर कोई असर पड़ेगा। महाराष्ट्र में आईएमए की 219 शाखाओं की 45,000 डॉक्टरों सहित महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल से पंजीकृत 1,10,000 डॉक्टर भी आंदोलन में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में 36 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों से 15,000 मेडिकल छात्र को जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, वे आईएमए के मेडिकल स्टूडेंट्स नेटवर्क की विंग की ओर से सक्रिय रूप से भाग लेंगे। साथ ही महाराष्ट्र में सरकारी और निजी कॉलेज के अलावा कई प्रतिष्ठित अस्पतालों के 15,000 जूनियर डॉक्टर जो प्राइवेट कॉलेजों से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, भी महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से और आईएमए के विंग जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क सक्रिय रूप से शामिल होंगे। इस हड़ताल में आधुनिक चिकित्सा के स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और संगठनों के 34 संगठनों द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, हमारी 15 में से 12 मांगों पर केंद्र सहमत, इसका मतलब बिल सही नहीं। जी हां दोस्तों,
केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 सप्ताह से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरुवार को कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वे रेल पटरियां अवरुद्ध कर देंगे। किसान संघों ने आज हुई अपनी बैठक के बाद कहा कि वे देश भर में रेल पटरियां अवरुद्ध करने की तारीख का जल्द ही ऐलान करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत में किसान संघों ने कहा कि वे विरोध प्रदर्शन को तेज करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले सभी राजमार्गों को जाम करना शुरू करेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रवेश करने से रोके जाने के बाद पिछले करीब 2 सप्ताह से किसान सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। वे नए कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रखने की मांग कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन में किसान नेता बूटा सिंह ने कहा, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम रेल पटरियां अवरुद्ध करेंगे। हम इसकी तारीख तय कर जल्दी ही घोषणा करेंगे। रेल पटरियां सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अवरुद्ध की जाएंगी। किसानों ने यह घोषणा ऐसे वक्त की है जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत जारी है और ऐसे में आंदोलन के अगले चरण की घोषणा करना उचित नहीं है। उन्होंने किसान संघों से फिलहाल बातचीत करने को कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोहरे की चादर में लिपटा यूपी बिहार, सड़कों पर धीमी हुई रफ्तार, उत्तराखंड में बर्फबारी के आसार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई अन्य राज्यों में पिछले कुछ दिनों से कोहरे का गिरना लगातार जारी है। कोहरे की चादर में लिपटे होने से सड़कों पर रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं उत्तराखंड में आज और कल बर्फबारी व बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर में घना कोहरा छाया है। सड़कों पर गाड़ियां थम थम कर चल रही हैं। दृश्यता काफी कम हो गई है। स्थिति यह है कि कुछ कदम दूर ही दिखाई नहीं पड़ रहा। मौसम विभाग का कहना है कि कोहरे का कहर 14 दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है। कमोबेश यही हाल बिहार के शहरों का भी है। सुबह नींद से उठने के साथ ही लोगों को कोहरे का दर्शन हुआ। पिछले 2 दिन सूर्य की किरणें नहीं दिखी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी भगवान सूर्य के दर्शन होने की संभावना कम है। कोहरे का असर ट्रेन और फ्लाइट पर भी पड़ा है। वहीं किसानों को अपनी फसल की चिंता सता रही है। कोहरे के कारण खेती के काम नियमित रूप से नहीं हो पा रहे हैं। खराब मौसम के असर का शिकार गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुए। आजमगढ़ का उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। वे 5,876 करोड़ की लागत वाले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने वाले थे। मुख्यमंत्री को जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर अतरौलिया के मडोही मदियापुर में 91 किलोमीटर की इस परियोजना के पैकेज 2 की समीक्षा करनी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पैठ मजबूत करने जुटी कांग्रेस, नए साल में नए क्लेवर के साथ यूपी में दस्तक देगी प्रियंका। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले संगठन सृजन अभियान के जरिए ग्रामीण इलाकों में पैठ मजबूत करने जुटी कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार करने के इरादे से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा नए साल में वृहद संपर्क अभियान छेड़ सकती हैं। पार्टी सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि वाड्रा जनवरी के दूसरे पखवाड़े में उत्तर प्रदेश में डेरा जमा सकती है। अपने संपर्क अभियान के तहत वह मंडल वार्ड क्षेत्रों का दौरा करेंगी और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीणों की समस्याएं जानने के साथ क्षेत्र में पार्टी की स्थिति की समीक्षा करेंगी। उन्होंने बताया कि वाड्रा निर्धारित क्षेत्र में शाम 6 से 10 बजे के बीच चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद करेंगी, जबकि वह रात्रि का भोजन किसी भी आम कार्यकर्ता अथवा साधारण ग्रामीण के घर पे करेंगी। वाड्रा का यह अभियान पंचायत चुनाव और उसके बाद वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के लिए हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे उत्साहवर्धक रहे हैं। इस चुनाव में पार्टी भले ही किसी सीट पर जीत दर्ज न कर सकी हो, लेकिन बांगर, मऊ और घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां पार्टी दूसरे नंबर पर रही, वहीं सभी 7 सीटों पर मत प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि अब बारी पंचायत चुनाव की है, जिसके लिए पार्टी संगठन को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करने में लगी है। पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता और पदाधिकारी लगातार ग्रामीणों इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं और संवाद के जरिए पार्टी की नीतियों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दे रहे हैं। पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का यह अभियान जनवरी के मध्य तक जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरों की शुरुआत होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता बोले, कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तो हम रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर देंगे। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन और नए कृषि कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान भाइयों और बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि मुद्दों पर चर्चा के लिए जो लिखित प्रस्ताव भेजा गया है उस पर विचार करें। आप जब भी चर्चा करना चाहें, भारत सरकार हर समय बातचीत के लिए तैयार रहेगी। वहीं सरकार के बयान के बाद किसान नेताओं ने कहा है कि हमने 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर पीएम ने हमारी बातों को नहीं सुना और कानूनों को रद्द नहीं किया तो सारे धरने रेलवे ट्रैक पर आ जाएंगे। आज की बैठक में ये फैसला हुआ कि अब रेलवे ट्रैक पर पूरे भारत के लोग जाएंगे।
संयुक्त किसान मंच इसकी तारीख की जल्द घोषणा करेगा। किसान नेता बूटा सिंह ने कहा है कि हमने 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर पीएम ने हमारी बातों को नहीं सुना और कानूनों को रद्द नहीं किया तो सारे धरने रेलवे ट्रैक पर आ जाएंगे। आज की बैठक में ये फैसला हुआ कि अब रेलवे ट्रैक पर पूरे भारत के लोग जाएंगे। संयुक्त किसान मंच इसकी तारीख की जल्द घोषणा करेगा। पंजाब में टोल प्लाजा, मॉल, रिलायंस के पंप, भाजपा नेताओं के दफ्तर और घरों के आगे धरना अभी भी जारी है। इसके अलावा 14 तारीख को पंजाब के सभी डीसी ऑफिसों के बाहर धरने दिए जाएंगे। हम ठंड के इस मौसम और कोविड-19 महामारी के बीच किसानों के प्रदर्शन को लेकर चिंतित हैं। सरकार किसानों के जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में कोई भी प्रावधान करने पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है ताकि किसानों की शंका को दूर किया जा सके। कृषि मंत्री ने कहा कि हम बहुत योजना पूर्वक, बहुत ध्यान रखते हुए कि किसान की माली हालत कैसे सुधर सकती है, हमने बहुत अच्छा करने के लिए ही यह कानून लाया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में खुलकर उतरे अन्ना हजारे, लोकपाल की तरह ही जन आंदोलन की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे गुरुवार को किसान विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सामने आए और केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर किसानों की मांगे अनसुनी रहती है तो वह जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकपाल आंदोलन के दौरान हिला दिया गया था। मैं इन किसानों के विरोध को उसी तर्ज पर देखता हूँ। अन्ना ने आगे कहा कि किसानों द्वारा किए गए भारत बंद के दिन मैंने रालेगढ़ सिद्धि में अपने गांव में एक दिन का उपवास किया था। किसानों की मांगों पर मेरा पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो मैं एक बार फिर जन आंदोलन के लिए बैठूंगा जो लोकपाल आंदोलन के समान ही होगा। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में मुख्य रूप से पंजाब के हजारों किसान 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि निजी क्षेत्र द्वारा उनकी फसलों को कम कीमतों पर खरीदने के लिए उनका शोषण किया जा सकता है। देश में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि किसी देश में किसान के खिलाफ कोई कानून स्वीकृत नहीं किया जा सकता है जो कृषि पर अत्यधिक निर्भर है। अगर सरकार ऐसा करती है तो इसके खिलाफ आंदोलन उचित है। गौरतलब है कि किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं दूसरी ओर सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एक बार फिर भारत सरकार को चेतावनी दी है। किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि पंजाब में टोल प्लाजा, मॉल, रिलायंस के पंप, भाजपा नेताओं के दफ्तर और घरों के आगे धरना अभी भी जारी है। इसके अलावा 14 तारीख को पंजाब के सभी डीसी ऑफिसों के बाहर धरने दिए जाएंगे। इसके साथ ही किसान नेता ने कहा कि हमने 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बातों को नहीं सुना और कानूनों को रद्द नहीं किया तो सारे धरने रेलवे ट्रैक पर आ जाएंगे। आज की बैठक में ये फैसला हुआ कि अब रेलवे ट्रैक पर पूरे भारत के लोग जाएंगे। संयुक्त किसान मंच इसकी तारीख की जल्द घोषणा करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल पर हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को भेजा नोटिस, पूछा यह सवाल। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पुष्प कमल का राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी द्वारा चुनाव चिन्ह के रूप में प्रयोग करने से रोकने एवं चुनाव के लिए आवंटित चिन्ह का राजनीतिक दलों द्वारा लोगों के रूप में इस्तेमाल करने के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में यह मुद्दा नहीं उठाया गया है कि चुनाव चिन्ह केवल चुनाव के लिए आवंटित किया जाता है, अन्य कार्य के लिए नहीं, तो चुनाव चिन्ह का अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति क्यों दी जा रही है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने चौरी चौरा गोरखपुर के सपा नेता काली शंकर की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कई देशों में चुनाव चिन्ह नहीं है लेकिन भारत में चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा जा रहा है। सरकार की चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ने की व्यवस्था वापस लेने की मंशा भी नहीं है। कोर्ट में यह मुद्दा भी उठा कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव चिन्ह को लोगों के रूप में प्रचार के लिए छूट देना निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ विभेदकारी है। याचिका कहना है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अंतर्गत चुनाव आयोग को चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार है। चुनाव आयोग को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर दल की मान्यता वापस लेने का अधिकार है। यह भी कहा कि भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल राष्ट्रीय पुष्प भी है, इसलिए उसे जब्त करने व उसका दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने याची को अन्य किसी राजनीतिक दल को भी पक्षकार बनाने की छूट दी है। याची के अधिवक्ता जीसी तिवारी व कपिल तिवारी ने कहा कि चुनाव चिन्ह का आवंटन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को किया जाता है। पार्टी विशेष का चुनाव चिन्ह लेने का प्रत्याशी को अधिकार है। किसी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह पार्टी लोगों के रूप में इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। चुनाव चिन्ह चुनाव तक ही सीमित है। पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह किसी निर्दलीय प्रत्याशी को देने का अधिकार नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया के बाद यूपीए अध्यक्ष पद के सबसे मजबूत प्रत्याशी बनकर उभरे शरद पवार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र और देश की राजनीति के दिग्गज नेताओं में शुमार किए जाने वाले शरद पवार यूपीए अध्यक्ष पद के लिए सबसे मजबूत प्रत्याशी बनकर उभरे हैं। अगले महीने सोनिया गांधी के हटने के बाद वो यूपीए के अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने पद पर बने रहने की अनिच्छा जाहिर की है।
सोनिया गांधी का मानना है कि इस पद के लिए उपयुक्त नेता जल्द ही मिल जाएगा। अब माना जा रहा है कि शरद पवार यूपीए अध्यक्ष पद के सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। इसके अलावा कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए अगले साल के शुरुआती महीनों में चुनाव हो सकता है। इसका कारण ये है कि राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने को लेकर अपनी अनिच्छा जाहिर कर दी है। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल के अध्यक्ष पद से हटने की वजह से सोनिया गांधी को एक बार फिर यह जिम्मेदारी संभालनी पड़ी थी, लेकिन बीते महीनों के दौरान कांग्रेस में टॉप लीडरशिप को लेकर सवाल भी खड़े किए गए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार सोनिया गांधी का रिटायरमेंट पूरी तरह से होगा। पिछली बार वो कांग्रेस अध्यक्ष पद से तो हट गई थी, लेकिन यूपीए अध्यक्ष पद पर बनी हुई थी। इस वजह से जल्द ही कांग्रेस और यूपीए दोनों के ही अध्यक्ष चुने जाएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की सिलीगुड़ी रैली में हिंसा, कैलाश विजयवर्गीय, तेजस्वी सूर्या और दिलीप घोष पर एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भाजपा की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बुधवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, दिलीप घोष और कई अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेताओं पर बीजेपी के उत्तर कन्या अभियान के दौरान हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के न्यू जलपाईगुड़ी पुलिस स्टेशन में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, सांसद एवं भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने सौमित्र खान, सायतन बोस, सुकांता मजुमदार, निशीत प्रमाणिक, राजू बिस्टा, जॉन बरला, खोगन मुर्मू, सांकू देव पांडा और प्रवीण अग्रवाल और अन्य को भी आरोपित किया। पुलिस का आरोप है कि जिन बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को हिंसा करने, कानून व्यवस्था को तोड़ने, पुलिस के साथ झड़प करने और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया। बता दें कि सोमवार को बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उत्तर कन्या की ओर से मार्च किया था। इस दौरान भाजपा समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा। बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को दिखाए काले झंडे, गो बैक के नारे लगे। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे के पहले दिन बुधवार को ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि असहिष्णुता का दूसरा नाम ममता बनर्जी है। कोलकाता के हेस्टिंग्स में पार्टी के नए चुनावी कार्यालय और 9 जिला कार्यालयों के उद्घाटन के अवसर पर नड्डा ने कहा कि भारतीय जनसंघ और भाजपा का बंगाल से विशेष संबंध है। भारतीय जनसंघ को शुरुआती काल में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल से मिले हैं। जनसंघ की स्थापना दिवंगत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा से हुई थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान करना प्रजातंत्र की खूबसूरती है। पश्चिम बंगाल तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा, मुझे खुशी है कि आज पार्टी के यहाँ 9 कार्यालय समर्पित किए जा रहे हैं। बंगाल में आगे चलकर पार्टी के 38 कार्यालय बनने हैं। आज जिन कार्यालयों का शिलान्यास हुआ है वो सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। इनमें ई-लाइब्रेरी, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग हॉल जैसे कई सुविधाएं होंगी। भाजपा के कार्यकर्ता भी बढ़ रहे हैं और कार्यालय भी। हालांकि इसी बीच कृषि कानून का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को काले झंडे दिखाए गए। ये विरोध उस वक्त शुरू हुआ जब नड्डा बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उनके खिलाफ गो बैक के नारे भी लगाए गए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति से मिलने के बाद बोले विपक्षी नेता, किसानों की बातों को समझे सरकार, रद्द हो कृषि कानून। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के बीच विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को रामनाथ कोविंद से मुलाकात किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्ष के 5 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्षी नेताओं ने एक सुर में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की बातों को समझे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि किसानों ने देश की नींव रखी है, वो दिन रात काम करते हैं। ये कानून किसानों के हित में नहीं है। तीनों बिल संसद से बिना चर्चा के पास हुए। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की शक्ति के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का किसान हटेगा नहीं, डरेगा नहीं। जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक वे डटे रहेंगे। वहीं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। हम कृषि कानूनों और बिजली संशोधन बिल को रद्द करने के लिए कह रहे हैं, जो बिना लोकतांत्रिक तरीके से पारित किए गए थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि इस ठंड में देश के किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वे नाखुश हैं। सरकार की ड्यूटी है कि वो मामले का समाधान निकाले। गौरतलब है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने किसान
किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। इसी मसले पर 5 विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले नेताओं में शरद पवार, राहुल गांधी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा और डीएमके नेता टीकेएस इलेनगोवन रहे। इससे पहले सीताराम येचुरी ने कहा कि 25 से अधिक विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। ये कानून भारत के हित में नहीं है और इससे हमारी खाद्य सुरक्षा को भी खतरा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को ये भी बताया जाएगा कि 14 दिनों से किसान ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उनकी मांगों को खारिज कर रही है। सरकार की ओर से किसानों को लिखित में भेजे गए प्रस्ताव पर सीताराम येचुरी ने कहा कि हमने प्रस्ताव को देखा है, लेकिन सरकार ऐसे सुझाव दे रही है जो कृषि संकट का समाधान नहीं करते हैं। अगली खबर की तरफ, किसानों ने सरकार का प्रस्ताव किया खारिज, 12 दिसंबर से आंदोलन तेज करने का ऐलान। जी हां दोस्तों, किसानों द्वारा प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक की। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।